और इंडिया 9 बजे में सबसे पहले बात नासिक की मासूम जोया की, जिसने मौत को मात दे दी। हालांकि उसके साथ हुए हादसे की तस्वीरें किसी का भी दिल दहला सकती हैं। हम भी नहीं चाहते कि हम ऐसी तस्वीरें दिखाएं, लेकिन इन तस्वीरों में दर्द के साथ साथ कुदरत का करिश्मा भी है और सबसे बढ़कर एक सबक भी है। एक ऐसा सबक जो हम सबके लिए बेहद जरूरी है। देखिए जोया की जिंदगी लाइव। रोंगटे खड़े कर देने वाली इन तस्वीरों को देखकर सिर्फ एक ही बात दिमाग में आती है, जाको राखे साइयां मार सकी ना कोई। महाराष्ट्र के नासिक में रहने वाली 3 साल की जोया रोज की तरह दोपहर को स्कूल से घर लौट रही थी। उसके साथ उसकी माँ शीरी भी थी। माँ आगे आगे चल रही थी और नन्ही जोया अपने छोटे छोटे कदमों से उनके पीछे पीछे चल रही थी। लेकिन गली से बाहर आते आते शीरी न जाने किस बेख्याली में जोया से कुछ कदम आगे निकल गई। आने वाले खतरे से बेखबर जोया अब गली से निकलकर मेन रोड पर आ गई और तभी वो हुआ जिसने हर किसी की सांसें रोक दी। अनहोनी की आहट सुन शीरी ने मुड़कर देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। कलेजा मुंह को आ गया। फूल सी नाजुक जोया 1000 किलो वजनी कार के नीचे थी। उफ, एक माँ के लिए कितना दर्दनाक मंजर रहा होगा वो। चीखती हुई शीरी दौड़कर जोया के पास पहुंची, उसे उठाया और अपने कलेजे से लगा लिया। आसपास के लोग अवाक थे। अपनी आंखों के सामने ऐसा दर्दनाक हादसा देख सबके सब सकते में थे। हर कोई एक अनजानी आशंका से डरा हुआ था। सबके मन में एक ही सवाल था, जोया का क्या हुआ, वो बची या नहीं। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। शीरी ने अपनी बच्ची को टटोला और पाया कि वो पूरी तरह से ठीक है। जोया के जिस्म पर एक खरोच तक नहीं थी। हालांकि कुछ अंदरूनी जख्म जरूर आए थे। इसके बाद करीब 18 दिन तक जोया अस्पताल में रही। एक बार फिर जोया अपनी माँ की गोद में है, लेकिन हर बार ये करिश्मा नहीं हो सकता। जोया के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी भी बच्चे के साथ हो सकता है। इस मामले में गलती बच्चे की कम और उसकी माँ की लापरवाही ज्यादा है। अगर शीरी ने जोया का हाथ नहीं छोड़ा होता तो ये हादसा नहीं होता। इसीलिए IBN 7 भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि वो इस गलती से सबक ले और सड़क पर चलते वक्त छोटे बच्चों को कभी भी अकेला ना छोड़ें, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। वाकई तो मेहरबानी थी, कुदरत का करिश्मा था जो जोया बच गई। लेकिन हम सबके लिए एक सबक ये है कि बच्चे अगर साथ में हैं तो हमेशा उनकी उंगली पकड़कर ही सड़क पार की जाए या सड़क पर चला जाए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ईमानदारी की दुहाई देने वाली आम आदमी पार्टी की, जो घिर गई है डबल मुसीबत से। जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे के साथ दिल्ली में प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई है, उसी पार्टी के एक विधायक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप भी बेहद संगीन, 420 के। दिल्ली के कोंडली से विधायक मनोज कुमार को धोखाधड़ी के आरोप में हथकड़ियां लगा दी गई। आरोप जाली कागजात के आधार पर प्लॉट बेचने का है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर भी फर्जी सर्टिफिकेट के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, जो अभी तिहाड़ जेल में है। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक पर कसा शिकंजा। धोखाधड़ी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने विधायक को किया गिरफ्तार। शुचिता और ईमानदारी का नारा बुलंद कर सत्ता हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के नेताओं की पोल धीरे धीरे खुल रही है। पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री मामले में अभी जेल में ही है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को भी धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। हालांकि मनोज कुमार का कहना है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पॉलिटिकल है, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं इलेक्ट हो गया था उसके बाद किसी ने जो मेरे साथ कभी काम किया था, उसने किसी के साथ फ्रॉड किया होता, उस व्यक्ति ने मेरे नाम भी डाल के उनमें इन्वॉल्व करके ये सारा का सारा फर्जी बनाया हुआ है। दरअसल दिल्ली के न्यू अशोकनगर थाने में 11 महीने पहले विजय कुमार नाम के एक शख्स ने मनोज कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। विजय के मुताबिक मनोज ने 2012 में घड़ौली इलाके में 46 गज का प्लॉट बेचने की बात कही। मनोज ने प्लॉट की कीमत 21,60,000 रुपए बताई। विजय का आरोप है कि मनोज ने बकायदा उसे प्लॉट के कागजात दिखाए और 6 लाख रुपए एडवांस ले लिया।
इसके बाद न तो उसे प्लॉट मिला और न ही 6 लाख रुपए लौटाए। विजय ने जब प्लॉट के बारे में पड़ताल की तो पता चला कि वो जमीन किसी और की है। ये एक पुराना मामला है जिसमें इनको जो है इनको इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करवाया गया है। अभी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनसे पूछताछ कर रहा है, तो उसके बाद में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज कुमार को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मनोज कुमार को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब जब मैं एमएलए बन गया तो उसके बाद इन्होंने इस पे एकदम इस केस पे कार्रवाई करनी शुरू कर दी और बिना कोई नोटिस दिए, बिना मुझे वहां पे बुलाए और एकदम आके उठा लिया, मुझे घर से आके अरेस्ट कर लिया, वहां से उठा लिया। विधायक मनोज कुमार की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी का कहना है कि दिल्ली पुलिस के पास हजारों मामले लंबित पड़े हैं, लेकिन वो जानबूझकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से जुड़े मामलों को उठा रही है। फरवरी 2014 की कंप्लेंट है और उसमें आज डिटेन और अरेस्ट करने की कार्रवाई की जा रही है, तो सामान्य तौर पे किसी को भी ये समझ में आ सकता है कि इसके पीछे पुलिस की मंशा क्या है। पहले पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर और अब मनोज कुमार की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार दोनों बैकफुट पर हैं। आने वाले दिनों में ये परेशानी और बढ़ सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा विधायकों के खिलाफ किसी न किसी मामले में केस दर्ज है और दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि इन सभी मामलों में एक एक करके चार्जशीट दाखिल की जाएगी। आम आदमी पार्टी के एक और विधायक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पर संगीन आरोप लगे हैं। आरोप है कि पुलिस बाकी के मामलों को छोड़कर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ जानबूझकर एक तरफा कार्रवाई कर रही है। लिहाजा अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कोर्ट में इस आरोप को साबित करना। मोनिब खान के साथ विशेष तिवारी, दिल्ली, IBN सब। और अब व्यापम घोटाले से जुड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई न सिर्फ घोटाले की जांच करेगी बल्कि उससे जुड़े सभी मौतों का भी पता लगाएगी। अब तक जांच कर रही एसटीएफ के मुताबिक उस घोटाले से जुड़े 25 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है, जबकि मीडिया का कहना है कि यह आंकड़ा 40 पार कर चुका है। केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच का समर्थन किया, लेकिन विपक्ष का दावा है कि सरकार को दबाव में आकर सीबीआई जांच के लिए मजबूर होना पड़ा। कभी शिवराज, कभी मौत का कुआं, कभी मौत की बारिश, एक घोटाला और अनगिनत नाम। शिवराज राज पर बट्टा लगा रहे इस महा घोटाले की जांच आखिर सीबीआई को सौंप दी गई। दिलचस्प बात यह है कि यह फैसला उसी सर्वोच्च न्यायालय ने दिया जिसने सीबीआई को कभी सरकारी पिंजड़े में बंद तोता कहा था। कोई ना कोई बॉडी तो इन्वेस्टिगेट करेगी, चाहे सीबीआई करे, चाहे एसआईटी करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे, चाहे हाई कोर्ट मॉनिटर करे। अगर चीफ मिनिस्टर और सरकार को कोई चीज छुपानी नहीं है तो कौन सी बॉडी मॉनिटर करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट ने मौत का कुआं बनते जा रहे व्यापम घोटाले के सभी मामलों की जांच सीबीआई को देने के अलावा उससे जुड़ी रहस्यमय मौत की जांच भी सीबीआई को ही सौंप दी और यहीं पर की एक सख्त टिप्पणी जबलपुर हाईकोर्ट पर। हाईकोर्ट इस केस से अपना हाथ झाड़ना चाहता है। सीबीआई जांच का आदेश देने के बजाय वो कहता है कि अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी इस टिप्पणी में साफ पढ़ी जा सकती थी। इसी के बाद अदालत ने हाईकोर्ट को व्यापम केस की सारी सुनवाई तत्काल प्रभाव से रोकने का हुक्म दिया और सीबीआई को नोटिस दिया कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस जांच की मांग पर उसकी क्या राय है। 24 जुलाई तक सीबीआई को अपनी राय देनी है। उसी के बाद यह तय होगा कि क्या इस महा घोटाले की जांच सीबीआई सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करेगी या नहीं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट व्यापम घोटाले की सरकारी जांच से संतुष्ट नहीं था? अब तक ये जांच हाईकोर्ट की निगरानी में बनी एसआईटी देख रही थी। एसआईटी के ही 2 सदस्यों के बयानों में इसके जवाब की साफ झलक मिलती है। उसमें इनके एसटीएफ के पास तो प्रकरण आया है करीब 3-4 हफ्ते बाद घटना खुलने के बाद। जी। तो संभव तो है कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ हो। बहुत बड़ा घोटाला है वैसे तो, इसमें तो कोई बात नहीं। और ये तो अपने
सोचने का एंगल है, किस एंगल से कौन क्या सोचना चाहता है उस हिसाब से होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पीठ के सामने इस महाघोटाले से जुड़ी 5 याचिकाओं की सुनवाई एक साथ हो रही थी। बड़े बड़े धुरंधर वकीलों की फौज दोनों तरफ से मौजूद थी। जहां एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से थे, वहीं कपिल सिब्बल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के वकील थे। याचिकाकर्ताओं ने साफ कहा था कि पिछले 2 सालों में ये मामला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अधीन है और एसटीएफ इसकी जांच कर रही है, फिर भी लगातार व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों की मौत हो रही है। राज्य सरकार के अधीन काम करने वाली पुलिस असल गुनहगारों को पकड़ने में आनाकानी कर रही है। घोटाले के तार सरकार से जुड़े ताकतवर लोगों तक जुड़े हैं, इसीलिए जांच सीबीआई को दी जाए और जांच की निगरानी खुद सुप्रीम कोर्ट करे। राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो। राज्यपाल के खिलाफ कहा गया कोर्ट में सुनवाई के दौरान कि कई शामिल है, वो पूरी तरीके से शामिल है पूरे घोटाले में। आपको और आपकी जो रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, मैंने जो पेन ड्राइव दी है वो वास्तव में जांच का विषय है। उसमें तकरीबन 150 से ज्यादा फाइलें, 50 से ज्यादा एक्सेल शीट्स। अब व्यापम घोटाले में कई बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोगों को आरोपी बनाए जाने की शुरुआत होगी, क्योंकि उनके विरुद्ध अब सीबीआई जांच करेगी। जाहिर है व्यापम न सिर्फ रहस्यों का बल्कि राजनीति का अखाड़ा भी बना हुआ है। सो फैसले के बाद भी सियासत जारी रही। आमने सामने थे बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस जहां अपनी पीठ थपथपा रही थी, वहीं बीजेपी चेहरा बचाने की कसरत में ये कह रही थी कि खुद मुख्यमंत्री भी तो सीबीआई जांच ही चाहते थे। खुद मुख्यमंत्री ही तो घोटाले को सामने लाने वाले इंसान थे। और इन्हीं सब के बीच खुद मुख्यमंत्री जी ने शिवराज फोबिया नाम का नया शिगुफा छोड़ा। देखिए, वो शिवराज फोबिया से पीड़ित है कांग्रेस, और दिनों और रात जिस तरह की वो बातें करती है, मुझे इस बात की गहरी तकलीफ है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मेरा एक ही सवाल है, प्रधानमंत्री जी, आपके शब्दों का वजन होना चाहिए। आप चौहान जी को खाने क्यों दे रहे हैं? मैं ये चाहता था कि न केवल व्यापम के मामले में ये न्याय के हित में होगा कि अब ये जांच सीबीआई करे, बल्कि जिस तरह के सवाल हम पर खड़े किए गए उनकी सफाई के लिए भी जरूरी था। जिस बेशर्मी के साथ माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय शिवराज सिंह जी ने पलटी खाई है, ये भी इसका कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता। व्यापम घोटाला शायद पहला ऐसा मामला है जिसमें भ्रष्टाचार के साथ साथ इतने सारे लोगों के मरने की भी जांच होगी। सवाल यह है कि जब इस मामले को सीबीआई के हवाले करने में इतने साल लग गए, तो फिर यह मामला कब अपने अंजाम तक पहुंचेगा और कब उसके जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN 7। राजस्थान के मुख्यमंत्री, चलिए अब ऐसा लोगों को उम्मीद बन रही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से इस मामले को लिया है, सीबीआई की जांच होगी, तो शायद इतने बड़े लंबित मामले में कुछ सच सामने आए लोगों के सामने, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला और इतने लोगों की जान गई है कि अब ये उम्मीद है कि शायद कुछ इंसाफ मिले। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले में आरोपी रहे मध्य प्रदेश के राज्यपाल पर मुकदमा चलाए जाने का सवाल भी पूछा है। राज्यपाल राम नरेश यादव का नाम घोटाले की FIR में आरोपी नंबर 10 के तौर पर दर्ज था, लेकिन पिछले दिनों जबलपुर हाईकोर्ट ने उनका नाम हटा दिया था। देखिए राज्यपाल पर लगे आरोपों के इर्द गिर्द घूमती हमारी विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के राजभवन में सुप्रीम कोर्ट का एक सवाल पहुंचेगा। सवाल जो खुद 87 साल के समाजवादी गांधी टोपी पहनने वाले महामहिम राज्यपाल राम नरेश यादव और आरोपी नंबर 10 से है। क्यों न आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले के आरोपी मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को हटाने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सवाल पूछा। ये सवाल न सिर्फ खुद राज्यपाल से पूछा गया, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार से भी। कोर्ट ने ये भी पूछा है कि आखिर राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई क्यों रोकी गई। देश की सर्वोच्च अदालत के सवालों के जवाब सभी पक्षों को 4 हफ्तों में देने होंगे। बिल्कुल उनको हट जाना चाहिए, और अगर वो खुद नहीं हटते हैं तो सरकार को हटाना चाहिए। व्यापम घोटाले में राज्यपाल राम नरेश यादव का नाम वन रक्षक भर्ती के सिलसिले में आया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने इस भर्ती में 5 लोगों के नामों की सिफारिश की। उन पर IPC की संगीन धाराएं लगाई गईं।
417, 420, 467, 468, 471, 477 क, 120 बी भ्रष्टाचार निवारण कानून। फिर भी वो अपने पद पर बने रहे, जबकि इसी एफआईआर में शामिल दूसरे आरोपी पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, खनन कारोबारी और बीजेपी नेता सुधीर शर्मा, पंकज त्रिवेदी और नितिन साल भर से जेल में कैद हैं। राज्यपाल के खिलाफ एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और संवैधानिक सुरक्षा होने के नाते उसे रद्द कर दिया गया। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। अभी तो सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड करेगा कि ये एफआईआर पंजीबद्ध होने पर भी प्रोटेक्शन है या नहीं। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि एफआईआर पंजीबद्ध होने पर भी ये प्रोटेक्शन अप्लाई होगा। राज्यपाल के बेटे शैलेश यादव पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाले और पूर्व ओएसडी धनराज यादव पर बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को पास करवाने के आरोप लगे। दिलचस्प बात यह है कि व्यापम घोटाले से जुड़े लोगों के संदिग्ध तरीके से मरने वालों की लिस्ट में खुद राज्यपाल का ये बेटा भी शामिल हुआ। लखनऊ में उसकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। संगीन आरोप लगने के बाद से ही राज्यपाल को हटाए जाने की मांग तेज हो गई। मैंने पहले भी कहा कि मैं गवर्नर के पद के बारे में। राज्यपाल राम नरेश यादव की नियुक्ति 2011 में यूपी सरकार के दौर में हुई। सितंबर महीने में वो अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लेंगे। एनडीए की सरकार आने के बाद यूपीए शासनकाल के कुल 11 राज्यपालों पर तलवार चली, लेकिन राम नरेश यादव को बख्श दिया गया। इसी के बाद इल्जाम लगने लगे कि राज्यपाल महोदय बीजेपी के करीबी हैं। सत्ता में आते आते उन्होंने जितने गवर्नर यूपीए ने अपॉइंट किए थे उन सबको हटा दिया, किसी कानून के अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटा दिया। सिर्फ उस गवर्नर को रखा जिस पर एफआईआर था। उधर व्यापम का जिन्न गुरुवार को भी जमकर नाचता रहा, जहां मुख्यमंत्री दिल्ली में आकर व्यापम की रिपोर्टिंग के दौरान संदिग्ध तरीके से मारे गए पत्रकार अक्षय सिंह के घर वालों से मिले, उनसे हमदर्दी जताई। वहीं व्यापम के एक अहम गवाह संजय यादव के सालों पहले मरने की खबर का पता अभी चला। इसी बीच जबलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और व्यापम से जुड़े केस लड़ने वाले वरिष्ठ वकील ने दावा किया कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई। मेरा संदेह ही है, क्योंकि उस मगोड़े को अगर शायद मैं पूरा खा लेता तो हो सकता है कि मैं वहीं कुर्सी पे ही खत्म हो जाता, लेकिन उसके स्वाद के कारण मैंने उसको थूक दिया था। साफ है, व्यापम अभी आने वाले दिनों में भी व्यापक असर दिखाता रहेगा। शिवराज के गले की हड्डी बना ये महाघोटाला कहीं इस बार उनकी कुर्सी के लिए बड़ा भूचाल न साबित हो। दिल्ली से एहतशाम खान और विक्रांत यादव के साथ मनोज शर्मा, भोपाल, IBN 7। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। उधर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। ललित मोदी से रिश्तों को लेकर कांग्रेस के हमले अभी थमे भी नहीं थे। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के नेताओं ने भी राजे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला है जयपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए मंदिर तोड़े जाने का। मंदिर तोड़े जाने से नाराज आरएसएस, वीएचपी जयपुर में जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर राज्य की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ये तस्वीर जयपुर के बड़ी चौपड़ इलाके की है। गुरुवार सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने शहर के सबसे अहम इलाके को पूरी तरह जाम कर दिया। सैकड़ों कार्यकर्ता चौक के चारों तरफ बैठ गए और सुबह 9 बजे से 11 बजे तक आवाजाही पूरी तरह ठप कर दी। ये कार्यकर्ता जयपुर मेट्रो के रास्ते में आने वाले मंदिरों को तोड़े जाने का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बाकायदा मंदिर बचाओ संघर्ष समिति बनाकर राज्य सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। जो जैसी भी गंदगी उठा रही है उसी से आप मंदिर उठा रहे हो। कोई मुहूर्त नहीं, कोई समय नहीं, अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पुजारी को लालच दे रहे हो। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए चिंता का सबब यह है कि इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और 3 विधायक भी शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के बहाने न लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि उन मंदिरों को तोड़ दो जो वाकायदा कानून सम्मत तरीके से बने हुए, या उन धार्मिक स्थानों को तोड़ दो। इसलिए आप एक्ट को देखिए, 58 से एक्ट के पहले को कैसे कलेक्टर ने अतिक्रमण कह दिया, कैसे उसको तोड़ दिया। मंदिर बचाओ संघर्ष समिति की मांग है कि राज्य सरकार मेट्रो प्रोजेक्ट की खातिर तोड़े गए मंदिरों को दोबारा उन्हीं जगहों पर स्थापित करे। प्रदर्शनकारियों की ये भी मांग है कि मंदिर हटाने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही सरकार इस बात की भी गारंटी दे कि अब किसी मंदिर को नहीं हटाया जाएगा। राज्य सरकार अब तक मेट्रो और दूसरे प्रोजेक्ट के रास्ते में आ रहे
86 मंदिरों को हटा चुकी है। राज्य सरकार का कहना है कि सिर्फ 2-3 मंदिरों को लेकर ही विवाद है। इस बारे में मंदिर बचाओ संघर्ष समिति से बात करके रास्ता निकाला जाएगा। मंदिर बचाओ संघर्ष समिति ने चक्का जाम की घोषणा की है। पूरी सरकार इस विषय के ऊपर गंभीर है। अगर कोई भी चीज अनियमित हुई है उसको भी हम देखेंगे और आगे इन चीजों को सुधारा जाए, ये भी प्राथमिकता का विषय। प्रदर्शनकारी इस मुद्दे पर अड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि वसुंधरा राजे अपनों के इस विरोध से कैसे निपटती है। भवानी सिंह, जयपुर, IBN 7।